Hello friends, welcome to Agri Knowledge Plus. Today we discuss most important MCQs for AGTA 2023. दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा AGTA कृषि प्राविधिक सहायक के लिए कृषि विज्ञान के अति संभावित प्रश्नों को जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का हम लोग आगाज करेंगे फर्स्ट स्लाइड के साथ। आइए दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की हम स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख पर्पल ब्लाच एक भयानक रोग है, टमाटर का, प्याज का, आलू का, फूलगोभी का। आप लोगों को बताना है पर्पल ब्लाच जो डिजीज होती है ये किस में देखने को मिलती है, टमाटर में, प्याज में, आलू में या फूलगोभी में। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग प्याज दे रहे हैं, जो लोग इसका आंसर प्याज दे रहे हैं बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा प्याज। क्या होगा दोस्तों? प्याज यानी कि बी, प्याज। दोस्तों ये प्याज के अलावा गार्लिक में भी देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः दोस्तों इस रोग से प्रभावित होने वाली क्रॉप जो है वो है प्याज। ये इसका जो रोग कारक होता है, रोग कारक होता है इसका जो दोस्तों वो होता है अल्टरनेरिया पूरी। क्या होता है दोस्तों? अल्टरनेरिया पूरी। अल्टरनेरिया पूरी जो होता है इसका रोग कारक होता है। इस रोग में दोस्तों होता क्या है, पौधों और पत्तियों पर क्या होता है, जलाशय के धब्बे दिखाई देते हैं। आइए इमेज के माध्यम से आप लोगों को समझाने का हम प्रयास करते हैं किस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं इस डिजीज में देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये है पर्पल ब्लाच डिजीज। यहाँ पे आप लोगों को प्याज का बल्ब दिखाया गया है। ये पत्तियों पर दोस्तों पहले बैंगनी रंग के ये जो धब्बे होते हैं पहले बैंगनी रंग के यानी कि पर्पल कलर के होते हैं, इसीलिए इसे डिजीज के नाम पर्पल ब्लाच रखा गया है। बाद में धब्बे जो होते हैं दोस्तों ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इस रोग का प्रभाव अधिक होने पर क्या होता है दोस्तों, पौधे जो होते हैं वो सूख जाते हैं और फसल काफ़ी प्रभावित होती है। कॉज्ड बाय यहाँ पे रोग कारक लिखा है अल्टरनेरिया पूरी। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, गन्ने के शीर्ष भेदक कीट की रोकथाम करते हैं एग्रोसेन जीएन, कैराथेन, एंडोसल्फान 35 EC या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। गन्ने का जो शीर्ष भेदक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, टॉप शूट बोरर। क्या कहते हैं? टॉप शूट बोरर, टॉप शूट बोरर कहते हैं दोस्तों। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। साइंटिफिक नेम स्कायरोफेगा स्कार्पोफेगा निवेला, इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये भी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। गन्ने का शीर्ष भेदक कीट है ये। इसको आप लोग को अभी हम इमेज के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दें एग्रोसेन जीएन दोस्तों, जो करनाल बंट डिजीज लगती है गेहूं में, उससे बचाव के लिए सीड को जो उपचारित पहले किया जाता था एग्रोसेन जीएन से ही किया जाता था, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कैराथेन की बात कर लें दोस्तों, ये मेप्टाइल डिनोकैप दो फंजीसाइड हैं, दोनों को मिलाकर कैराथेन बनाया गया है। वहीं पे बात कर लें और इसका प्रयोग जो डाउनी मिल्ड्यू पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो लगती है मटर इत्यादि में, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इंडोसल्फान 35 EC गन्ने के शीर्ष भेदक कीट की रोकथाम के लिए
इंडोसल्फान 35 EC का प्रयोग किया जाता है। इंडोसल्फान 35 EC, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर सी हो जाएगा। इसकी मात्रा की बात कर लें तो 1.75 लीटर प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग किया जाता है। यदि ये इजीली अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे कार्बोफ्यूरान 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं ये किस प्रकार का कीट होता है। यहाँ पे देखने का हम प्रयास करते हैं। ये आपके सामने इंसेक्ट दिखाया गया है, टॉप सूट बोरर। यहाँ पे इसकी सुंडी दिखाई गई है। ये दोस्तों क्या होता है इसमें, ये शीर्ष भाग से, ये शीर्ष भाग, गन्ने के शीर्ष भाग से प्रवेश करता है और नीचे की ओर खाता हुआ गन्ने को बढ़ता रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको गन्ने का शीर्ष भेदक कीट भी कहा गया है। ये इसकी सुंडी है और राइट हैंड पे इसका एडल्ट दिखाया गया है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस साइड में जो है ये एडल्ट यहाँ पे दिखाया गया है। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अर्लीनैंटस किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? पपीता, गाजर, टमाटर, अनार। दोस्तों आप लोगों को बताना है अर्लीनैंटस जो है ये किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? पपीता की है, गाजर की है, टमाटर की है, अनार की है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गाजर। राइट आंसर क्या होगा? गाजर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर। अर्लीनैंटस, अर्लीनैंटस जो होता है, अर्लीनैंटस जो किस्म है ये किसकी है? ये गाजर की एक महत्वपूर्ण किस्म है और ये टेम्परेट, गाजर की कौन सी किस्म है? ये टेम्परेट। कभी कभी ये पूछा जाता है अर्लीनैंटस जो है ये किस प्रकार की किस्म है? ये टेम्परेट किस्म है। टेम्परेट किस्म में अर्लीनैंटस, अर्लीनैंटस, इसके अलावा चैंटने ये भी पूछी गई है। चैंटने, पूसा यमदाग्नि, पूसा यमदाग्नि, यमदाग्नि, ठीक है, पूसा यमदाग्नि। और इसकी जो ट्रॉपिकल जो वैरायटीज हैं, ट्रॉपिकल में पूसा मेघाली कई बार पूछी गई एग्जाम में दोस्तों। पूसा मेघाली, पूसा मेघाली के अलावा पूसा केसर, पूसा केसर भी कई बार एग्जामों में पूछी गई है। तो टेम्परेट में इसकी महत्वपूर्ण वैरायटीज जो हैं अर्लीनैंटस, चैंटने, पूसा यमदाग्नि, और ट्रॉपिकल में पूसा मेघाली और पूसा केसर। इन वैरायटीज को आप लोगों को याद रखना है, ये कई बार एग्जामों में पूछी गई हैं। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे गुणसूत्र की बात कर लें तो इसका गुणसूत्र जो होता है 2n, गाजर का 2n = 18 होता है। और इसकी जो फैमिली होती है एम्बलीफेरी फैमिली होती है। आइए आपको दिखाते हैं अर्लीनैंटस जो गाजर होती है वो किस प्रकार की होती है। ये दोस्तों आपके सामने है अर्लीनैंटस गाजर, जिसका कलर जो होता है डीप ऑरेंज कलर होता है दोस्तों, डीप ऑरेंज कलर होता है अर्लीनैंटस किस्म का। ये बहुत ही जूसी किस्म होती है दोस्तों। इसका प्रयोग जूस के लिए और सलाद के लिए मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संसार में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक गौ नस्ल है? जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस या फिर गरनसी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा होल्स्टीन फ्रीजियन। संसार में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जो गौ की नस्ल है वो होल्स्टीन फ्रीजियन है। वहीं पे गरनसी की बात कर लें दोस्तों, जो गरनसी नस्ल है, गरनसी नस्ल है जो गाय की, इसमें वसा प्रतिशत जो होता है, वसा प्रतिशत जो होता है 5% से अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है 5% से अधिक। गरनसी नस्ल की जो गाय होती हैं, गरनसी नस्ल की जो गाय होती है, इसमें दूध में जो वसा प्रतिशत होता है वो 5% से अधिक पाया जाता है। ठीक है,
आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भैंस में किस भैंस में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है। तो भदावरी नस्ल की भैंस होती है जिसमें 8 से 13% तक का वसा प्रतिशत दुग्ध में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज उपचार है प्रचलित रसायन है 2,4-D ब्यूटाक्लोर कैप्टॉन ट्राइजीन। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है क्या होगा। बीज उपचार है प्रचलित रसायन 2,4-D ब्यूटाक्लोर कैप्टॉन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा कैप्टॉन। कैप्टॉन के अतिरिक्त दोस्तों, कैप्टॉन के अतिरिक्त थायरम इत्यादि का भी प्रयोग बीज उपचार के लिए किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे बूटाक्लोर की। बूटाक्लोर आप लोग पता ही है ये क्या है, एक खरपतवार नाशी है। वहीं पे बात कर लेते हैं ट्राइजीन की। ट्राइजीन आप लोग बताना है ट्राइजीन क्या है। ट्राइजीन जो है दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण अवरोधक खरपतवार नाशी है। क्या है दोस्तों ट्राइजीन। जो ट्राइजीन यहाँ पे लिखा है ये ग्रुप होता है, इसके अंतर्गत बहुत से खरपतवार नाशी आते हैं। प्रकाश संश्लेषण अवरोधक खरपतवार नाशी। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल दोस्तों कौन कौन से हैं, जैसे अट्राजीन, सिमाजीन इत्यादि। ठीक है, ट्राइजीन पूरा एक ग्रुप है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण अवरोधक खरपतवार नाशियों का। इसके अंदर एट्राजीन, सिमाजीन इत्यादि आते हैं। ठीक है, 2,4-D जो है दोस्तों ये दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है दोस्तों ये PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की भांति भी कार्य करता है। जैसे कि 20 ppm से कम मात्रा में यदि इसका प्रयोग किया जाता है तो PGR के भांति ये कार्य करेगा। यदि 20 ppm से अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो ये खरपतवार नाशी की तरह एक्ट करेगा। आइए इसके साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रोटोएंड्री अवस्था पाई जाती है चीकू में, अंजीर में, सीताफल में, अनार में। आप लोग बताएंगे प्रोटोएंड्री। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोटोएंड्री होती क्या है। दोस्तों प्रोटोएंड्री क्या होता है, प्रोटोएंड्री में प्रोटोएंड्री ये दर्शाती है कि किसी क्रॉप में नर भाग जो होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है मादा भाग की तुलना में। यानी कि नर पार्ट जो होता है किसी क्रॉप में वो पहले परिपक्व हो जाता है मादा भाग की तुलना में। इसी को दोस्तों प्रोटोएंड्री कहा जाता है। कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिसमें मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है नर भाग की तुलना में, वहाँ पे प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पूछा गया प्रोटोएंड्री जो होती है अवस्था किसमें पाई जाती है। तो प्रोटोएंड्री अवस्था जो होती है वो चीकू में देखने को मिलती है। किसमें दोस्तों, चीकू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मक्का, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें चीकू में दोस्तों क्या होता है, जो स्टेमन होता है, स्टेमन यानी कि नर जन्नांग जो होता है, यानी नर पार्ट जो होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है, पहले परिपक्व हो जाता है कार्पल्स की तुलना में। कार्पल्स जो होता है फीमेल पार्ट होता है मादा जन्नांग की तुलना में। ठीक है, इसमें होता है क्या है, स्टेमन जो होता है, स्टेमन पहले मैच्योर हो जाता है कार्पल्स की तुलना में, और इसी को प्रोटोएंड्री अवस्था कहा जाता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है मक्का। दोस्तों मक्का में भी प्रोटोएंड्री देखने को मिलती है। दूसरा उदाहरण है मक्का। मक्का में क्या होता है, टैसल जो होते हैं नर भाग, टैसल यानी कि नर भाग जो होते हैं, टैसल नर भाग जो होते हैं पहले परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि
नर भाग जो होते हैं ये पहले ही निकलते हैं और उसके बाद मादा भाग यानी कि सिल्क, मादा भाग यानी कि सिल्क ये बाद में मैच्योर होता है। इसलिए मक्का में भी प्रोटो एंट्री देखने को मिलती है। जो मक्का में नर भाग होता है यानी कि टेसल्स जो होता है पहले निकल आते हैं और इसलिए जो नर भाग होता है इसमें पहले परिपक्व हो जाता है, यानी कि नर मंजरी जो होती है ये नर भाग होता है और ये पहले परिपक्व हो जाता है। और पिस्टल जो होता है यानी कि मादा भाग यानी कि मादा सिल्क जिसे कहते हैं हम लोग, ये बाद में निकलता है और ये बाद में परिपक्व हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे प्रोटो एंट्री अवस्था देखने को मिलती है। चीकू है और ये मक्का हो गया इत्यादि में प्रोटो एंट्री अवस्था देखने को मिलती है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बकरी की ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है बीकानेरी, पश्मीना, मैरिनो, लोही। आप लोगों को बताना है बकरी की ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्मीना। पश्मीना नस्ल जो है ये बकरी की ऊन के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नस्ल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पश्मीना। पश्मीना जो है ऊन के लिए, ठीक है, ऊन के लिए बकरी की नस्ल है। बीकानेरी बात कर लें, बीकानेरी जो है ये भेड़ की भारतीय नस्ल है, ऊन के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध भारतीय नस्ल, ठीक है। वहीं पे बात कर लें मैरिनो। मैरिनो भी दोस्तों भेड़ की एक स्पेनी नस्ल है जो कि ऊन के लिए प्रसिद्ध है। और लोही जो है भेड़ की एक प्रसिद्ध नस्ल है जो कि दुग्ध उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप सभी ध्यान रखना, बीकानेरी एक भारतीय भेड़ की नस्ल है जो ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मैरिनो स्पेनी नस्ल है जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है, पश्मीना एक बकरी की नस्ल है ऊन के लिए प्रसिद्ध है, और लोही जो है दुग्ध उत्पादन के लिए भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल है। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अरहर में दाना एवं लकड़ी का औसत अनुपात होता है 1:2, 1:3 से 4, 1:6 से 8, 1:10 से 12। आप लोगों को बताना है जो लकड़ी और दाने का अनुपात होता है वो इसमें कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। इसमें दाने और लकड़ी का जो अनुपात होता है 1 भाग दाना और 6 से 8 भाग क्या होता है, लकड़ी होती है अरहर में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मूंगफली में टिक्का रोग का रोग जनक है कैल्वेसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस, स्पैरोथीसिया सॉर्गी, फ्यूजेरियम आर्जियोस्पोरम लेंटिस, सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें हम कि मूंगफली में 2 प्रकार के टिक्का लगते हैं, एक अर्ली और एक लेट। अर्ली टिक्का जो होता है सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला के कारण होता है, ये अर्ली टिक्का है। क्या दोस्तों, अर्ली टिक्का का रोग कारक है। और लेट टिक्का जो होता है, लेट टिक्का डिजीज जो होती है वो किसके कारण होती है बताइए, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, ये होता है लेट टिक्का के लिए रोग कारक। लेट टिक्का के लिए सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम और सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला जो होता है ये अर्ली टिक्का के लिए जिम्मेदार रोग कारक है, यानी कि रोगजनक है मूंगफली में। आप लोग ध्यान रखेंगे। कैल्वेसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस की बात करें, कैल्वेसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस तो बाजरे में जो अर्गट डिजीज लगती है, बाजरे में अर्गट डिजीज के लिए रोग कारक जो है कैल्वेसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस है। वहीं पे बात कर लें हम स्पैरोथीसिया सॉर्गी जो होता है, स्पैरोथीसिया सॉर्गी
स्पेसलोथीसिया सॉर्गी जो होता है ये ग्रेन स्मट इन ज्वार की क्रॉप में लगने वाले ग्रेन स्मट डिजीज जो होती है उसके लिए जिम्मेदार रोग कारक कौन सा है? स्पेसलोथीसिया सॉर्गी। ठीक है। और फ्यूजिफॉर्मिस आंजियोस्पर्म लेंटिस, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किसका एक प्रमुख रोग कारक है। आइए इसके साथ बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। अंकुरित पौधे का भोजन इकट्ठा रहता है बीज में, बीज पत्र में, भूमि में या बीज कवच में? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ज़्यादातर जो बीज होते हैं उसमें जो भोजन एकत्रित होता है वो कहाँ पे होता है? बीज पत्र में। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जैसे अपवाद अरंडी यानी कि केस्टर, इसमें जो भोजन एकत्रित होता है कहाँ होता है? भ्रूण पोष में। यानी कि जब बीज अंकुरित होता है तो अंकुर को जो भोजन प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? भ्रूण पोष से। और ज़्यादातर जो बीज होते हैं उसमें भोजन जो एकत्रित होता है कहाँ पे होता है? बीज पत्र में। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में यहीं तक। आगे मिलेंगे कुछ नए और शानदार क्वेश्चन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।